हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम नज़दीक हैं और हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन वे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपको दिया है वो क्वेश्चंस 100% एग्ज़ाम में आएगा, ये आपको देख लेना है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में 90% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। सब्जेक्ट क्या है? अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अनुप्रयुक्त भौतिकी प्रथम। यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से जो भी हैं दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, टाइम आपका होता है 2 घंटे 30 मिनट और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो पेपर होता है आपका 50 नंबर का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेंशन लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, जो आपका चैप्टर है विमीय विश्लेषण, वहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। तो विमीय विश्लेषण की जो भी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चंस हर बार बनता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ध्यान से एक बार याद कर लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम में वो 100% मिलने वाला है। मेंशन लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडिबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल एंड एडिबैटिक प्रोसेस से क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको हिंदी में मिलेगा समतापीय और स्थिरोष्म या फिर मिलेगा रुद्धोष्म। रुद्धोष्म या फिर स्थिरोष्म दोनों ही सेम वर्ड हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो समतापीय और स्थिरोष्म प्रक्रम में अंतर बताइएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडिबैटिक प्रोसेस, इस क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस हर बार आता है, एक बार भी ये क्वेश्चंस कटा नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उसको आप सही से देख लीजिएगा। वहाँ पर जो भी लिमिटेशंस हैं और जो भी उसका डेरिवेशंस है उसको आप एक बार कर लीजिएगा। एंड कैलकुलेट द वर्क डन, और एक उसने साथ में न्यूमेरिकल भी दिया गया है कि वर्क डन को कैलकुलेट कीजिए व्हेन 2 kg ब्लॉक अस पुल्ड अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू 5 मीटर बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख करना है, यानी कि जो एनर्जी थ्योरम है उसको हमें लिखना है। कब? जब 2 किलो का एक गुटका 10 न्यूटन बल को लगाकर एक खुरदरे क्षैतिज तल 5 मीटर तक खींचा जाता है, तो तब उसका वर्क डन क्या होगा? एक ब्लॉक है, एक गुटका है, उसको 10 न्यूटन बल लगा करके 5 मीटर तक खींचा जाता है, तो बताइए कि वर्क डन कितना हुआ? तो आप वर्क डन जानते हैं, बल इंटू क्या होता है? विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 10 इंटू 5 करोगे तो 10 इंटू 5 करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी कि आपको क्या करना है? वर्णन करना है किसका? टाइम पीरियड का, रोटेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है कृत्रिम उपग्रह। और दूसरा क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाएगा, व्हाट इज़ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? हिंदी में देखिएगा, एक कृत्रिम उपग्रह के घूमने के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी जो उसका फॉर्मूला होता है रोटेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टाइम पीरियड का, वो आपको वहाँ पर पूरा डेरिवेशन कर देना है। तो एक कृत्रिम उपग्रह के घूमने के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भूस्थैतिक उपग्रह क्या होता है? व्हाट इज़ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आपके पेपर में,
मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी रिलेटेड टू ए लिक्विड। लिक्विड के विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी को आपको बताना है। हिंदी में देखिएगा, द्रवों से संबंधित पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणों को समझाइए। श्यानता और पृष्ठ तनाव क्या होता है ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ किसी फ्लूइड के लिए क्या होती हैं, ये आपको वहाँ पर पढ़ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इन फ्लो ऑफ लिक्विड्स। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इन फ्लो ऑफ लिक्विड्स। द्रवों के प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या का क्या महत्व है। रेनॉल्ड संख्या जो होती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आता ही है, एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही, हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, या फिर आपको क्वेश्चन बदल देगा कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है एक लिक्विड के फ्लो होने में। तो जब लिक्विड कोई फ्लो होता है, कोई द्रव बहता है, तो उसमें रेनॉल्ड्स नंबर की क्या महत्ता है वो आपको बता देनी है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। इन केल्विन स्केल है दोस्तों, ये स्केल है। एंड राइट डाउन यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम। केल्विन पैमाने पर जल के हिमांक का मान क्या होगा। देखिए, आप जानते हैं कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, यही उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, बट ये डिग्री सेल्सियस में है। जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आपको इसमें 273 ऐड कर देना होगा। तो 0 + 273 जब आप करोगे तो आपके सामने आएगा 273 केल्विन। तो 273 केल्विन ही आपका आंसर होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का। इसी के साथ एक क्वेश्चन उसने और ऐड किया है, एंड राइट द यूनिट ऑफ हीट इज इन एसआई सिस्टम। एसआई प्रणाली में आपको ऊष्मा का मात्रक भी बताना है, यानी कि हीट की यूनिट भी बतानी है। तो आप सभी जानते हैं कि हीट की यूनिट क्या होती है, तो आप लिख लीजिएगा कि यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम जो आपके बुक में दिया गया है, आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा कि हीट होती क्या है। ठीक है, हीट किस में नापी जाती है, हीट किस में मेजर की जाती है, ये आपको देख लेना है। तो केल्विन पैमाने पर जल के हिमांक का मान आपको पता ही चल गया। ठीक है, कैसे निकालना है, तथा एसआई प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक क्या है ये आपको वहाँ पर बता देना है। ऊष्मा यानी कि हीट मतलब एनर्जी, और यह क्या होता है, जूल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, और इसके सिग्निफिकेंस को भी आपको बताना होगा। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद करने हैं। प्रतिबल और विकृति वक्र खींचिए, ये आपको करना ही करना होगा। आपके कॉलेज में भी ये बता दिया होगा कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्जाम में। तो ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। प्रतिबल विकृति वक्र खींचिए तथा इसकी सार्थकता का वर्णन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं, राइट द केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स के लॉ क्या थे वो आपको लिखने हैं। किस पे दिए थे उन्होंने, प्लेनेटरी मोशन पर। प्लेनेट कैसे मोशन करता है, क्या होता है, किस तरीके से लॉ फॉलो होते हैं, ये उन्होंने दिया था, तो आपको वो पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको दिया गया है कि ड्राइव द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ड्राइव द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी यानी कि जो भी क्षेत्रीय वेग है, एरियल वेलोसिटी के नियम हैं, उनको आपको यहाँ पर ड्राइव करना है, यानी कि एक्सप्लेन कर देना है। तो ग्रहों की गति संबंधित केपलर के नियमों को लिखिए और क्षेत्रीय वेग के नियम का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर बार आता है, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे दोस्तों। कभी भी आप ये मत सोचेगा कि यहाँ पर जो भी वीडियो है
वो ऐसे ही दी गई हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्कस करके तब क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं और हमारे वीडियो पर जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं वो पेपर में 100% मिलते हैं। पहली वीडियो जो भी है वहाँ से 50 में से 45 मार्क्स 48 मार्क्स का यहाँ से मिल जाता है दोस्तों। हर वीडियो में यही होता है कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करके देते हैं आपको 100% पेपर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, डिस्कस अबाउट द बर्नौलीज थ्योरम इलिस्ट्रेटेड बाय द गिविंग 2 एग्जाम्पल। देखिए हमें क्या करना है, बर्नौली थ्योरम जो है वो क्या होती है उसकी डेफिनेशन, उसका स्टेटमेंट दे देना है और क्या करना है कि इसके कोई 2 एग्जाम्पल दे करके इसको समझा देना है। बर्नौली प्रमेय का वर्णन कीजिए, इसको 2 उपयोग देते हुए समझाइए। इसके 2 क्या क्या एग्जाम्पल हैं, क्या उपयोग हैं, वो आपको दे करके इसको अच्छे से समझाना है, लिखना है, पॉइंट वाइज आपको बताना है, आपके फुल नंबर मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाई रोड्स आर बैंक्ड ऑन शार्प टर्न। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि क्या है कि यहाँ पर हमने एक रस्सी से कोई बॉल को बांधा हुआ है और हम इस तरीके से उसको घुमा रहे हैं, तो सेंटर से बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल और ये होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप अच्छे से जान गए हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी में क्वेश्चन एक और ऐड कर दिया गया, वाई रोड्स आर बैंक्ड ऑन शार्प टर्न, यानी जो रोड का मोड़ होता है, जहाँ पर रोड पर गाड़ियाँ मुड़ती हैं, वहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि बाहर वाला जो किनारा होता है वो ऊंचा बनाया जाता है और जो अंदर वाला किनारा होता है वो बिल्कुल डाउन बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो अभिकेंद्र और अपकेंद्र बलों में अंतर बताइएगा। किसी तीक्ष्ण मोड़ पर, यानी कि जो एकदम से बहुत जल्दी से मुड़ा हुआ हो, उस पर सड़कों को ढलवा क्यों बनाया जाता है, ऐसे ढाल क्यों दिया जाता है कि बाहर का किनारा ऊंचा और जो अंदर का किनारा होता है वो डाउन होता है, ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राइट 0th, 1st एंड 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस। आपको 100% यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों। तीनों लॉ जो है आपको ये याद कर लेने हैं। एक तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको याद कर लेने हैं। और साथ ही में क्या बताना है कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये डिस्कस कीजिएगा। ऊष्मागतिकी के शून्य, प्रथम, द्वितीय नियमों को लिखिए और इसके महत्व को भी बताना है कि इसका महत्व क्या है, कहाँ पर यूज़ होते हैं और ये लॉ क्या कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, डिफाइंड टॉर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइंड टॉर्क, ऑब्टेन एक्सप्रेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम शो दैट इफ द out external torque acting on a body is 0 then its angular momentum will be conserved। क्या कह रहा है कि बल आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। एक तो टॉर्क की डेफिनेशन आपको बता देनी है, फिर क्या कहा उसने, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच व्यंजक को प्राप्त कीजिए। यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला आएगा जो कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन को शो करेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि शो दैट इफ द आउट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0। ये दिखाना है कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला जो परिणामी बाह्य बल आघूर्ण है वो 0 हो तो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, तब इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपको शो करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, यानी कि गुरुत्व त्वरण को आपको परिभाषित कर देना है। गुरुत्व त्वरण क्या होता है उसकी डेफिनेशन दे देनी है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एक्सप्लेन हाउ इट्स वैल्यू चेंजेस बाय गोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अर्थ सरफेस।
व्याख्या करनी है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि इसका मान जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर कैसे परिवर्तित होता है, यानी कि ऊपर जाने पर और नीचे आने पर इसका मान में क्या बदलाव आते हैं, ये आपको बता देना है। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता है और नीचे आने पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में देखिएगा कि डिफाइन यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी, लिख लीजिएगा टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि सीमांत वेग जिसे कहते हैं, सीमांत वेग, ये सीमांत है, सीमांत वेग यानी कि डिफाइंड टर्मिनल वेलोसिटी एंड राइट द स्टोक्स लॉ। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन फिर से हैं, एक एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर डाल के देता है, यानी कि पूरे टॉपिक को एक क्वेश्चन में वो डाल के दे रहा है, ठीक है। तो सीमांत वेग को परिभाषित कीजिए और स्टोक का नियम क्या था वो आपको यहाँ पर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि डिफाइन इलास्टिसिटी, डिफाइन इलास्टिसिटी, राइट हुक्स लॉ एंड डिफाइंड वेरियस मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपको यहाँ पर बता देना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया। क्या क्या पूछा गया है, पहले तो इलास्टिसिटी को आपको डिफाइन कर देना है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन देने के बाद आप स्टार्ट करेंगे कि हुक्स लॉ क्या है उसको भी आपको लिख देना है। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसी में ऐड करके दिया है कि डिफाइन वेरियस मॉडुलाई ऑफ द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की मॉडुलाई क्या क्या है, यानी कि इसके और गुणांक क्या क्या दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर बताने होंगे। हिंदी में देखिएगा प्रत्यास्था को परिभाषित कीजिए, एक क्वेश्चन ये है। हुक के नियम को लिखिए, दूसरा क्वेश्चन हुआ। और विभिन्न प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर ये तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस यही है कि आप उस टॉपिक को पूरा कवर कीजिएगा जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस में बताए गए। जिन भी टॉपिक का क्वेश्चन में जिक्र है वहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। ये क्वेश्चंस केवल ये बदल सकता है कि जैसे यहाँ पर हुक्स लॉ है, ये तो 100% आता ही है, ठीक है। जैसे ये दिया गया है कि डिफाइन वेरियस मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये भी हो सकता है कि डिफाइन एनी टू मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर दो भी मालूम कर सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू वेक्टर्स आर ए दिस एंड बी दिस, कैलकुलेट ए क्रॉस बी। जब आपको दो वेक्टर दिए गए हों ए और बी और आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई वो मालूम कर रहा हो, तो ये आपको कर देना है कि दोनों को क्रॉस में रख करके, और एक रूल आपको याद होगा कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये क्या होता है, और आई डॉट जे यानी कि डॉट गुणन में डॉट क्रॉस जो होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या ये रिलेशन होता है 0 और 1 का, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो हिंदी में देखिएगा दो सदिश दिए गए हैं ए और बी, इनकी कुछ वैल्यू है, तो इनमें हमें क्या बताना है, क्रॉस गुणन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रॉस गुणन और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म किया इसने, व्हाट इज फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया कि राइट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक क्वेश्चन ये रहा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या क्या लॉ हैं, क्या नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और स्टार्ट किया कि राइट एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। आपकी डेली लाइफ में, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें फ्रिक्शन का क्या उपयोग है, क्या योगदान है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। हिंदी में देखिएगा घर्षण क्या है, एक क्वेश्चन ये होगा। सीमांत घर्षण बल के नियम लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसी में ऐड है कि दैनिक जीवन में घर्षण के उपयोग को लिखिए, यानी कि पूरा टॉपिक जो है घर्षण का यहाँ पर एंड किया गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जिस टॉपिक का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है उस टॉपिक को आप कंप्लीटली कवर कीजिएगा, कंप्लीटली तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा और याद रखिएगा आपके 50 में से 45+ मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख करके जो भी क्वेश्चन है उनको मार्क कीजिए और क्वेश्चन को मार्क करके उसको अच्छी तरीके से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है कि डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्होंने अच्छे से बताया होगा कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में न्यूमेरिकल बहुत कम बनता है। यहाँ पर इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पूछी गई है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिख देनी है। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसी में आप उसने डाल दिया कि ऑल्सो राइट द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है उसकी डेफिनेशन आपको देनी है, यहाँ पर आपको उसका स्टेटमेंट लिखना होगा और एक डायग्राम आता है उस डायग्राम को बना दीजिए, फॉर्मूला उसका लिख दीजिएगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। हिंदी में देखिएगा जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो जड़त्व आघूर्ण क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जड़त्व आघूर्ण और घूर्णन त्रिज्या दोनों की परिभाषा लिखनी है। समांतर अक्ष प्रमेय, समांतर एक्सिस प्रमेय के कथन को भी लिखना है, यानी कि उसका स्टेटमेंट क्या था, क्या उसमें कहा जाता है, क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, एक डायग्राम बना देना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट को परिभाषित करना है, उसको डेफिनेशन देना है। लेंथ ऑफ, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और स्टार्ट होता है, एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी क्वेश्चन है उसी के साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आएगा। तो लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड इज़ 1 मीटर, एक एल्यूमिनियम की रॉड है वो 1 मीटर की है एंड एरिया 5 सेंटीमीटर है। इट्स वन एंड इज केप्ट एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड अदर एंड इज केप्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन रॉड इन 5 मिनट। दिया हुआ है के की वैल्यू है 200 जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। हिंदी में देखिएगा कि ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करना है, यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी डेफिनेशन लिखनी है। एक एल्यूमिनियम की जो रॉड है, छड़ है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, उसका जो क्षेत्रफल है एरिया वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक सिरे को 250 डिग्री सेल्सियस और दूसरे सिरे को 50 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अब उसने बताया कि छड़ को जो है 5 मिनट में बहने वाली, छड़ से 5 मिनट में कितनी ऊष्मा बहेगी, कितनी हीट फ्लो होगी, उसके अमाउंट को आपको बताना है, जिसमें के को आपको दिया गया है 200 जूल पर मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। तो बेस्ट ऑफ लक आपके फिजिक्स फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपके नंबर 50 में से 45 प्लस आने ही आने हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, इन क्वेश्चंस को तैयार करके आप गए तो आपका 2023-24 के जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 101% बेस्ट जाएगा। आपको कब किसी भी क्वेश्चन में निराश नहीं होने देगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको याद कर लेना है, और आपके नंबर जब आप रिजल्ट में आएंगे तो प्यारा से एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चंस को हमने पढ़ा और हम क्वेश्चंस को इस तरीके से करके आए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।